Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 14th of July, and I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines. For example, Indian Express, Hindu, Economic Times, Business Standard, Mint, Yojana and Kurukshetra and Down to Earth magazine, and I am covering current affairs in a holistic way which will help you in prelims as well as mains. You do not need to refer to any other source. If you are interested and want to join this program, for that you have to join the telegram group and the link of the telegram group is in the description box. बाकी सारी डिटेल्स रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, एडल्ट्स टू गेट थर्ड डोज फ्री एट गवर्नमेंट सेंटर्स फॉर 75 डेज. तो सेंटर ने ये अनाउंस किया है जो प्रिकॉशनरी डोज़ है, बेसिकली जो कोविड की यहाँ पर थर्ड वैक्सीन डोज़ है वो यहाँ पर फ्री में अवेल कराई जाएगी जो भी यहाँ पर 18 साल से ऊपर की उम्र है जिनकी. लेकिन ये जो फ्री होगी ये सिर्फ 75 दिनों के लिए फ्री होगी गवर्नमेंट सेंटर में, और ये जो 75 दिन शुरू होंगे ये शुरू होंगे जुलाई 15 से. Center on Wednesday announced that these precautionary doses will now be available for free to all those above 18 years of age at government centers for a period of 75 days starting July 15. तो बेसिकली जुलाई 15 से लेकर 75 दिनों तक फ्री कोविड डोज आप अवेल करा सकते हैं. अगर आपकी उम्र यहाँ पर 18 साल से ज़्यादा की है, प्रिकॉशनरी डोज को आप अवेल करा सकते हैं गवर्नमेंट सेंटर में. अब हम आगे चलते हैं. स्ट्रीट बैटल्स इन कोलंबो आफ्टर गोटाबाया फ्लीज इन डेड ऑफ नाइट. तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा ये चले गए हैं मॉलडीव्स, लेकिन इन्होंने रेजिग्नेशन दिया नहीं है. अब श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपक्षा, उन्होंने अगर यहाँ पर रेजिग्नेशन नहीं दिया है और वो एब्सेंट हैं तो उनकी एब्सेंस में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे. तो मेड एक्टिंग प्रेसिडेंट बाई गोटाबाया इन हिज एब्सेंस, विक्रम सिंघे सेट द कमिटी हैज़ ऑल्सो बीन इंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर. तो बेसिकली इन्होंने एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी यहाँ पर प्रोटेस्ट को कैसे रोका जाए उसके बारे में सोचेगी. तो दे हैव अपॉइंटेड अ न्यू कमेटी कंप्राइजिंग द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ट्राई फोर्सेस कमांडर्स एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन श्रीलंका जो है, श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस में ये जो तब्दील हुई है इसके क्या रीज़न थे, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आई, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि श्रीलंका जो है हमारे नेबरहुड में है. तो श्रीलंका में अगर क्राइसिस आती है तो उसकी वजह से इंडिया में भी रेफ्यूजी प्रॉब्लम हो सकती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 16 रेफ्यूजीज़ जो थे जो तमिलनाडु में आ गए थे, तो रेफ्यूजी प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ सकती है अगर ये जो श्रीलंका की क्राइसिस है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. अब श्रीलंका में क्राइसिस क्यों आई, तो कुछ रीजंस हैं श्रीलंका में क्राइसिस आने के. फॉर एग्जाम्पल इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इनकी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्स कट किए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए फर्टिलाइज़र के ऊपर बैन लगा दिया, चाइना ने अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का यूज़ किया, इनका जो टूरिज़्म है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था क्योंकि ईस्टर अटैक्स हो गए तो उसके बाद यहाँ पर कोविड पैंडेमिक हो गया. इनकी जो बेसिकली सरकार थी वो बहुत ज़्यादा करप्ट थी, बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म था इनकी सरकार में. अब इंडिया को क्यों वरी होना चाहिए, तो इंडिया को इसीलिए वरी होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया में रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ जाए और श्रीलंका से जो रेफ्यूजीज़ हैं वो इंडिया में आने लग जाएँ. इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है, तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो श्रीलंका है वो टी एक्सपोर्ट करता है. अब श्रीलंका जो है वो टी तो अभी एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा है, तो इंडिया जो है उस मार्केट को कैप्चर कर सकता है. तो यहाँ पर इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं. अब ऐसी सिचुएशन में जो चाइना है वो श्रीलंका की हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो लगातार एड प्रोवाइड कर रहा है श्रीलंका को. तो ऐसे में बेसिकली जो श्रीलंका की गुड बुक्स है उसमें हम आ सकते हैं और श्रीलंका के साथ जो हमारा कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है. अब हम आगे चलते हैं CUET के एग्ज़ाम के बारे में. तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, तो ये टेस्ट इस साल से ही अनाउंस किया गया था और इस साल से ये टेस्ट होना स्टार्ट भी हो चुका है. अब इस टेस्ट के लिए ना बहुत सारी डेट्स हैं, बेसिकली एक डेट में नहीं होगा, बहुत सारी डेट्स हैं, 5-6 दिन ये टेस्ट कंडक्ट होगा. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले अपीयर हुए हैं और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाद में उसी टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो पहले वाले स्टूडेंट को यहाँ पर कम टाइम मिला पढ़ाई करने का और दूसरे वाले स्टूडेंट को यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया. तो यहाँ पर जो जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया तो आप कह सकते हो कि वो यहाँ पर डिसएडवांटेज पोजीशन में है. तो ये जो उनकी डिसएडवांटेज पोजीशन है इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा, तो इनका ये कहना है, जो NTA के डायरेक्टर हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, उनका ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा. तो नॉर्मलाइजेशन विल इंश्योर लेवल फील्ड. For example, consider a situation where 20,000 students are taking the economics paper on July 15 और दूसरा ग्रुप यहाँ पर August 8 को पेपर दे रहा है. अब पहला जो ग्रुप है वो थोड़ा डिसएडवांटेज पोजीशन में रहेगा क्योंकि उन स्टूडेंट्स को थोड़ा कम टाइम मिला है उसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि यहाँ पर बाद में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा. अब हम आगे चलते हैं. बाकी फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हैं. ऊबर वाली न्यूज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं.
यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर CUET एग्ज़ाम के बारे में ही है। तो CUET क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मैंडेटरी किया गया है फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर प्ली अगेंस्ट ED डायरेक्टर टेन्योर एक्सटेंशन। तो ये हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे। अब यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं उनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया है। अब ये केस पहले भी गया था कोर्ट में। तो पहले क्या किया था यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्सटेंशन किया था, लेकिन 2 से 3 साल का एक्सटेंशन किया गया था। तो कोर्ट ने ये कहा था कि ये तो आपने एक्सटेंशन कर दिया, लेकिन इसके आगे और ज़्यादा एक्सटेंड मत करना। तो कोर्ट हैड देन रिफ्यूज टू इंटरफेयर विद द गवर्नमेंट डिसीजन टू एक्सटेंड मिश्रा's टेन्योर फ्रॉम 2 to 3 years, बट हैड सेड नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड बियॉन्ड दैट डे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 3 साल तक तो आपने एक्सटेंड कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा आप आगे एक्सटेंशन मत करना। फिर सेंटर ने क्या किया, सेंटर एक ऑर्डिनेंस लेकर आया, और सेंटर ने ऑर्डिनेंस लाने के बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट को अमेंड किया और खुद को ये पावर दी कि जो ED का टेन्योर है वो 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कि आप 3 साल से ऊपर एक्सटेंड मत करना, सेंटर एक ऑर्डिनेंस लेकर आया और सेंटर ने यहाँ पर CVC एक्ट को अमेंड किया और खुद को ये पावर दी कि ED का जो टेन्योर है ये 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब ये जो इसमें एक्ट है CVC एक्ट, तो CVC एक्ट में ये लिखा हुआ था दैट सच ऑफिसर्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर नॉट लेस देन 2 years। तो यहाँ पर मिनिमम तो बताया गया है कि 2 साल, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम नहीं लिखा है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन मिनिमम 2 years की बात की गई है। तो यहाँ पर कोर्ट का ये कहना था प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years इज टू इंश्योर कि डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट का ट्रांसफर 2 साल से पहले तो नहीं किया जाएगा। तो देयर इज नो एम्बिग्विटी इन सेक्शन 25D ऑफ द CVC एक्ट एंड द वर्ड्स नॉट लेस देन 2 years का मतलब ये है सिर्फ मिनिमम ऑफ 2 years, इसको आप मैक्सिमम नहीं कंसिडर कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक बार एक्सटेंशन किया गया था, फिर कोर्ट ने ये कहा था आप इससे ज़्यादा एक्सटेंशन मत करना, लेकिन फिर यहाँ पर सेंटर एक अमेंडमेंट लेकर आता है और CVC एक्ट भी अमेंड किया जाता है ऑर्डिनेंस के थ्रू, और उसके बाद यहाँ पर सेंटर ने खुद को ये पावर दी कि ED का जो टेन्योर है वो यहाँ पर 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। Petitioners rely on apex court ruling on Namaz till court 1991 एक्ट नॉट एप्लीकेबल। तो ये जो केस है ये अभी तक इसका कंक्लूजन नहीं आया है, तो जब इस केस का कंक्लूजन आ जाएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम एक रूलिंग डिस्कस करेंगे 1994 और एक हम एक्ट डिस्कस करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो 1994 रूलिंग में कोर्ट का ये कहना था इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एपेक्स कोर्ट ने ये कहा था कि मॉस्क में नमाज पढ़ना एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की। तो एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट अ मॉस्क इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम, और नमाज को कहीं भी ऑफर किया जाता है। तो बेसिकली नमाज मॉस्क में जाकर पढ़ना एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ये कहा गया था 1994 की रूलिंग में। तो शिरूर मठ केस आपको पता होगा, जिसमें एसेंशियलिटी का टेस्ट किया जाता है कि कौन सी प्रैक्टिस जो है एसेंशियल है किसी रिलीजन के लिए। तो इसमें यह कहा गया था कि नमाज को मॉस्क में जाकर ऑफर करना एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की। फिर 1991 का क्या एक्ट है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो कि ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें जिस प्लेस का जैसा रिलीजियस कैरेक्टर मिला है हमें वैसा ही रखना है, उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 प्रोहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मैंडेट्स मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन अगस्त 15, 1947। तो 15 अगस्त 1947 को जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर जैसा है उसे वैसा ही रखना है, उसे चेंज नहीं करना है। लेकिन इसमें जो राम जन्मभूमि वाला केस था वो इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि उस समय उसका डिस्प्यूट जो था वो कोर्ट में था। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और ये 1994 की रूलिंग। अब हम आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। द कोर्ट्स पॉलिटिक्स, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है, तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेड जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। रो वर्सेस वेड जजमेंट यहाँ पर बात करता था राइट टू ऑब्टेन एन अबॉर्शन, और इसमें यह कहा गया था कि एक पॉइंट होगा फीटल वाइबिलिटी का। तो फीटल वाइबिलिटी लगभग यहाँ पर 24 हफ्ते, प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते तक होती है फीटल वाइबिलिटी। तो फीटल वाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट के बाद जो यहाँ पर फीटस है वो वूम के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों के राइट्स आ गए, विमेन के भी राइट आ गए कि विमेन का राइट है ओवर हर बॉडी। फिर यहाँ पर उस अनबॉर्न चाइल्ड का भी राइट आ गया, क्योंकि अब वो भी यहाँ पर वूम के बाहर सर्वाइव कर सकता है। तो ये कहा गया था रो वर्सेस वेड में कि 24 हफ्ते तक प्रेगनेंसी के यहाँ पर एबॉर्शन कराया जा सकता है। तो बेसिकली एक फीटल वाइबिलिटी के पॉइंट तक यहाँ पर एबॉर्शन कराया जा सकता है। बाकी जो स्टेट्स हैं वो अपने लॉज बना सकते हैं। ये यूएस की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। लेकिन अब नया जजमेंट आया डॉब्स वर्सेस जैक्सन के केस में, जिसमें रो वर्सेस वेड को ओवरटर्न कर दिया गया है। तो बेसिकली एक तरीके से जो एबॉर्शन का राइट है वो ख़त्म कर दिया गया है। बाकी जो स्टेट है वो अपने लॉज बना सकते हैं। तो यहाँ पर
ऑथर ने ये कहा है कि ऐसी रूलिंग हमें इसीलिए देखने को मिल रही है यूएस की सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अपॉइंटमेंट करके गए हैं, तो वो जिन जजेस के अपॉइंटमेंट करके गए हैं उनकी जो सोच है वो कंजर्वेटिव सोच है। तो वही हमें जजमेंट्स में देखने को मिल रहा है, कंजर्वेटिव जजमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो even though Trump was not re-elected, his impact on American politics will easily last for at least another 25 years, क्योंकि उन्होंने जो जजेस अपॉइंट किए हैं वो यहाँ पर लगभग आने वाले 25 साल तक तो रहने ही वाले हैं। तो जैसे हमारे जजेस की रिटायरमेंट एज होती है, यूएस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज नहीं होती है, दे एंजॉय लाइफ टर्म्स विद नो रिटायरमेंट एज। लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो 65 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन यूएस में जजेस रिटायर नहीं होते हैं, वो लाइफ टर्म तक रहते हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट इंडिया हैज़ गॉन द अदर रूट। इसके अलावा यहाँ पर जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ नहीं की जाती है, एज सच उनकी जजेस की स्ट्रेंथ बहुत कम है हमारे कंपैरिजन में। तो यूएस ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल सुप्रीम कोर्ट विद ओनली 9 जजेस, जो कि एक साथ बैठकर यहाँ पर किसी भी केस को डिसाइड करते हैं। और अगर कंजर्वेटिव जजेस ज़्यादा होंगे तो बेसिकली जो जजमेंट आएगा वो सारे यहाँ पर कंजर्वेटिव जजमेंट्स ही आएंगे। तो बाई कॉन्ट्रास्ट इंडिया हैज़ गॉन द अदर रूट, चूजिंग टू पीरियडिकली एनलार्ज द साइज ऑफ द कोर्ट फ्रॉम 7। तो जब हमारे कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए थे 1950 में, तो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 7 थी, आज सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 34 जजेस की है। अब आपको ये लग रहा होगा कि अमेरिका में जो जजेस होते हैं वो भी डिवाइड होती हैं आइडियोलॉजी के बेसिस पे। तो हाँ, अमेरिका में जजेस भी डिवाइड होते हैं आइडियोलॉजी के बेसिस पे कि यहाँ पर कंजर्वेटिव जजेस कौन से हैं, डेमोक्रेट जजेस कौन से हैं, लेकिन इंडिया में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जजेस की आइडियोलॉजी होती होगी, लेकिन वो आइडियोलॉजी हमें जजमेंट्स में नहीं देखने को मिलती है। फर्दर, द अमेरिकन अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज़ वेरी क्लियरली पॉलिटिकल, और जजेस यहाँ पर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और जब यहाँ पर प्रेसिडेंट जजेस को नॉमिनेट करते हैं फिर यूएस सेनेट वोट करता है उन नॉमिनेशन को कन्फर्म करने के लिए। लेकिन इंडिया में कैसे जजेस को अपॉइंट किया जाता है, तो इंडिया में बेसिकली कलेजियम सिस्टम है, और कलेजियम सिस्टम के बेसिस पे जजेस को अपॉइंट किया जाता है। और कलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, कलेजियम सिस्टम पार्लियामेंट के एक्ट की वजह से नहीं आया, कलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की वजह से आया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की वजह से यहाँ पर कलेजियम सिस्टम आया है, और कलेजियम सिस्टम के बेसिस पे ही इंडिया में जजेस का यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अ शॉट इन द आर्म। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था। तो इंडिया ने बेसिकली सर्वाइकल कैंसर की होम ग्रोन वैक्सीन बना ली। तो सर्विकल कैंसर की होम ग्रोन वैक्सीन बना ली है, और सर्विकल कैंसर से एक साल में लगभग 60,000 महिलाओं की डेथ हो जाती है। द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ग्रांटेड मार्केट ऑथराइजेशन टू द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को बनाया है, और ये कंट्री की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है, जिसका कि नाम है सर्वावैक, और ये काम करेगी अगेंस्ट द HPV वायरस। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 95% ऑफ सर्विकल कैंसर केसेस। अब ये जो HPV है ये कॉमन पैथोजन है, इसमें से बहुत कम ही ऐसे स्ट्रेन होते हैं HPV जिसकी वजह से कैंसर होता है, लेकिन ये ऐसा कैंसर है सर्विकल कैंसर जो कि पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल है। इसे रोका जा सकता है अगर वैक्सीन दे दी जाए, और दूसरी बात अगर टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग होती रहे। तो अगर ये दोनों स्टेप्स किए जाएँ तो इस कैंसर से बचा जा सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्रीज गाइडलाइंस रिकमेंड सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग एवरी 5 years फॉर women above 30, लेकिन उसके बाद भी स्क्रीनिंग नहीं होती महिलाओं की हर 5-5 साल में, तो जिसकी वजह से सर्विकल कैंसर की वजह से इतनी महिलाओं की जान जाती है। अगर हम देखें तो होम ग्रोन वैक्सीन से पहले भी वैक्सीन है सर्विकल कैंसर की। फॉर एग्जांपल मर्क की यहाँ पर वैक्सीन है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की वैक्सीन है, लेकिन इनकी जो एक डोज की कॉस्ट है वो बेसिकली 2800 से लेकर 3000 रुपये की होती है। तो हाई कॉस्ट ऑफ वैक्सीन है, लेकिन अब होम ग्रोन वैक्सीन बन गई है तो जो हाई कॉस्ट है वो यहाँ पर थोड़ी कम हो सकती है, और सर्विकल कैंसर जो है उसको पूरी तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंड इन लंडन। ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग है। तो यूके में क्या है, बोरिस जॉनसन ने रेजिग्नेशन दे दिया कि बोरिस जॉनसन है वो यहाँ पर अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे यूके के, कोई नया प्राइम मिनिस्टर रहेगा। अभी वो आपको प्राइम मिनिस्टर दिख रहे होंगे क्योंकि वो अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। तो अब रेस में देखें कि कौन कौन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है यूएस में। तो सबसे पहला नाम आता है ऋषि सुनक का, जो कि इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं। फिर इसके अलावा और भी यहाँ पर बहुत सारे कंटेंडर्स हैं। तो पहले ऋषि सुनक हुज पेरेंट्स इमिग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका एंड आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी लोग आते हैं, और ये सब हमें देखने को मिलते हैं जो कि जिनका जन्म यहाँ पर यूके में नहीं हुआ है। तो what is truly remarkable about the ongoing Tory party leadership contest, however, is how little comment there has been on the skin color of the slate। तो यहाँ पर आप देखो तो उनमें जो आसपास यहाँ पर जो मीडिया बात कर रहा है वो ये बात नहीं कर रहा है कि ये जो है ये तो इमिग्रेंट है, ये तो यहाँ पर यूके का सिटीजन नहीं है, इसको कैसे बना सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो आपको ऐसी बात देखने को नहीं मिल रही है। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल क्लासेस, मीडिया एंड पब्लिक एट लार्ज सीम इंटेंसली अनकंसर्न्ड अबाउट द नेक्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ 10 डाउनिंग स्ट्रीट बीइंग नॉन वाइट। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो नेक्स्ट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है वो वाइट है या नहीं है।
इन अ कंट्री दैट इज इनएक्सट्रिशेबली लिंक्ड इन मैनी इंडियन माइंड्स विद एन अगली हिस्ट्री ऑफ रेसिज्म। तो आपने हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा कि ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि हम जो हैं इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के लिए वाइट मैंस बर्डन है। तो जिस कंट्री की हिस्ट्री पूरी तरीके से रेशियल है, वो यहाँ पर अब रेशियल को कुछ समझता ही नहीं है, वो रेसिज्म को लेकर ही नहीं चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा माइंडसेट में चेंज आया है। तो व्हाट इज़ इवन मोर सरप्राइजिंग इज़ दैट देयर इज़ वर्चुअली नो डिस्कशन ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर जो रनर्स और राइडर्स है उसमें कोई हिंदू है, कोई प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट है, कोई यहाँ पर मुस्लिम है। तो ये बात सोची भी नहीं जा रही है। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि कौन यहाँ पर कंटेंडर है और कौन यहाँ पर बन सकता है प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा किसी का ना रिलीजन देखा जा रहा है, ना स्किन कलर देखा जा रहा है। तो पूरी तरीके से जो यहाँ पर कंटेंडर्स अगर हम देखें तो उसमें से हाफ ऑफ द कंटेंडर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर नॉन नेटिव हैं। तो नेक्स्ट हेड ऑफ द यूके गवर्नमेंट अ कंप्लीट नॉन नेटिव इन टर्म्स ऑफ स्किन कलर, एथनिसिटी, बट ऑल्सो इंपॉर्टेंटली अ रिलीजन। तो रिलीजन भी ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पर क्रिश्चियन से हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंडर्स हैं जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? तो दिस इंक्रीजिंगली रिलैक्स्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश का एटीट्यूड है टुवर्ड्स आइडेंटिटी वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा रिलैक्स हो गया। उन्हें किसी की आइडेंटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अब। तो दिस स्मॉल आइलैंड पंचेस वेल ओवर इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री वेट, और ये एक तरीके का सॉफ्ट पावर जनरेट कर रहा है फॉर यूके। ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ अट्रैक्ट द ब्राइटेस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा जो ब्रिटिश मीडिया है और ब्रिटिश कल्चर है वो बहुत ज़्यादा अपील करता है लोगों को। वाइल कॉलोनियल हिस्ट्री एंड द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश आर पावरफुल फाउंडेशन। तो हो सकता है कि लोगों को ब्रिटिश कल्चर इसीलिए ज़्यादा अपील करता हो क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे कंट्रीज़ में जाकर अपनी कॉलोनी बनाई थी। तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि ब्रिटिश में अब जो आइडेंटिटीज़ हैं, तो आइडेंटिटीज़ की जो लाइन है जो कि डिमार्केट करती है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। देयर इज़ अ लेसन फॉर इंडिया। अब इंडिया के लिए क्या लेसन है? तो इंडिया जो कि अपने मिलेनियल ओल्ड कल्चर की बात करता है, अपने ट्रेडिशंस की बात करता है, अपने सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री की बात करता है कि हमारे कंट्री में इतने सारे फेथ के लोग, इतने सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं, ये कहीं ना कहीं इरोड हो रहा है पिछले कुछ सालों में, ऐसा ऑथर का कहना है। तो लास्ट डायमेंशन हैज़ बैडली इरोडेड ओवर द पास्ट डेकेड एज द वर्ड सीज अस बिकमिंग इंक्रीजिंगली। तो वर्ड को ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा शॉविनिस्टिक होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और इनटॉलरेंट हिंदू आइडेंटिटी को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वर्ड में ऐसा मैसेज जाएगा तो बेसिकली जो हमारी सॉफ्ट पावर है वो यहाँ पर कम होगी। तो हो सकता है कि हम यहाँ पर वेस्ट कंट्रीज़ के बराबर इकोनॉमिक माइट नहीं है, हमारी इतनी ज़्यादा मिलिट्री माइट नहीं है, लेकिन हमारी सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है कि हम एक मल्टी कल्चरल कंट्री हैं, मल्टी रिलीजियस कंट्री है। तो ये नहीं इरोड होना चाहिए क्योंकि इसी से इंडिया की एक सॉफ्ट पावर है। तो वाइल दिस हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज पे बैक फॉर हिस्टोरिकल रॉन्ग्स इन द रिवाइवल ऑफ द हिंदू इंडियाज़ स्ट्रेंथ बाय द राइट विंग, लेकिन ये वर्ड में हमारा मैसेज सही नहीं जा रहा है। तो अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में जो चाइना की सॉफ्ट पावर है और जो हमारी सॉफ्ट पावर है, तो बेसिकली हमारी सॉफ्ट पावर चाइना से बहुत ज़्यादा है। तो द नॉक दैट इंडिया सॉफ्ट पावर इज टेकिंग एज अ रिजल्ट इज ऑल द मोर सीरियस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम चाइना। इंडियाज़ ग्लोबल मॉरल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इज परहैप्स द ओनली डायमेंशन ऑफ पावर जहाँ पर हम यहाँ पर चाइना को आउट परफॉर्म करते हैं। बट इवन एज ब्रिटेन इज ग्रेजुअली एम्ब्रेसिंग अ मल्टी फैसेटेड आइडेंटिटी टू इट्स ग्लोबल एडवांटेज। तो यहाँ पर ब्रिटेन जैसे अपनी मल्टी फैसेटेड आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा है, हम बेसिकली बहुत नैरो रिलीजियो कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। फिर ये हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी कम्युनल राइट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटी सिख राइट्स जो कि 1984 में हुए थे, फिर यहाँ पर बाबरी मस्जिद राइट्स जो कि 1992-3 में हुए थे, फिर गुजरात राइट्स जो कि 2002 में हुए थे। अगर उसके बाद हम देखें तो क्या कहा जाता है कि ये राइट्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे थे, होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे थे, यही आप क्वेश्चन करते हो। मोस्टली सब लोग यही क्वेश्चन करते हैं। तो ऑथर ने ये कहा है कि राइट्स के लिए सिर्फ आप कुछ 3 या 4 पोजीशंस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। तो देयर आर फेलियर्स ऑफ सिस्टेमिक प्रोपोर्शंस इन्वॉल्विंग हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और राइट्स अगर होते हैं तो उसके लिए स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वी सीम टू प्लेस टू मच फेथ इन द एबिलिटी ऑफ 2 or 3 इंडिविजुअल्स इन की पोजीशन। वी सिंपली लैक द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। तो राइट्स को यहाँ पर कंट्रोल करने की हमारे पास इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है, हमारा नेशनल कैरेक्टर नहीं है, और तीसरी बात पॉलिटिकल और कल्चरल एपेटाइट भी नहीं है कि हम इन राइट्स को प्रोसिक्यूट करें। तो एक बार राइट्स हो गए तो आप ऐसी यहाँ पर सज़ा दो जिसकी वजह से दोबारा राइट्स कभी हो ही ना। तो इट इज़ अ सैड रियलिटी दैट आर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर ऑल टू फ्रीक्वेंटली ओवरवेल्म्ड बाई इररेशनल फॉल्ट लाइन्स ऑफ आइडेंटिटी। तो आपको हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में फॉल्ट लाइन्स दिख जाएंगी आइडेंटिटी की बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे, कास्ट की बेसिस पे, एथनिसिटी, लैंग्वेज। तो बेसिकली हम देखें तो हमने बहुत सारी यहाँ पर आइडेंटिटी की बेसिस पर फॉल्ट लाइन्स बना ली हैं।
Brushing these recurring outbreaks of violence under the carpet will always be remain a more convenient and therefore default option. तो अगर राइट्स को आप दबाने की कोशिश करोगे, राइट्स तो हुए ही नहीं, राइट्स कहाँ पर हुए, तो बेसिकली ये नहीं करना चाहिए. अगर आप ऐसा करोगे तो आने वाले समय में भी राइट्स होंगे. तो दिस इज एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ अबाउट आवर स्टेट एंड सिविल सोसाइटी दैट मस्ट बी कॉम्प्रहेंडेड बिफोर इट इज़ कन्फ्रंटेड और क्योर्ड. तो ये यहाँ पर ऑथर ने कहा है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है. Regrettably, for far too long, the public discourse on communal rights has been hijacked by rather odious. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है. तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने लिखा तो तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में था, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने क्या किया, इसीलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे. लेकिन जो पॉइंट हमारे एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है कि कम्युनल राइट्स को कैसे डील करना चाहिए, वो हमने डिस्कस कर लिया. अब हम आगे चलते हैं. जो यहाँ पर ल्यूहांग्स और डोनेट्स्क का रीजन है, जिसको रशिया ने ये कहा था कि ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, उनको अब नॉर्थ कोरिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है. तो नॉर्थ कोरिया ऑन वेंसडे रिकॉग्नाइज 2 रशियन बैक्ड ब्रेक अवे पीपल्स रिपब्लिक, जो कि यूक्रेन में है. तो नॉर्थ कोरिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया, रशिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया, सीरिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया. 3 कंट्रीज हो गए जिन्होंने इस डॉनबास रीजन को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया है. जो यहाँ पर जो बाइडन है, ये गए हुए हैं इसराइल. जो बाइडन ओपन हिट्स फर्स्ट विजिट टू द मिड ईस्ट एज प्रेसिडेंट ऑन वेंसडे बाई डिक्लेयरिंग, और इनका ये कहना है कि हमारी बोन डीप बॉन्ड है यूएस के साथ. यूएस और इसराइल का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा बोन डीप है. अब प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पर गए तो हैं, इनका मेन मोटिव क्या है? इनका मेन मोटिव ये है कि जो ईरान है वो अपना यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन ना बनाए. अब ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, उसके लिए ज़रूरी है कि JCPOA एग्रीमेंट वापस से हो जाए. अब JCPOA एग्रीमेंट जो है वो हुआ था ईरान और P5+1 कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इस एग्रीमेंट से बाहर आ गए. और उसके बाद यहाँ पर ईरान का भी ये कहना था कि हम इस एग्रीमेंट के टर्म्स को नहीं मानेंगे, और ईरान ने बहुत तेज़ी से न्यूक्लियर वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया है. और ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो बेसिकली ये थ्रेट की तरह होगा इसराइल और सऊदी अरेबिया के लिए. तो इसराइल और सऊदी अरेबिया यही चाहते हैं यूएस से कि यूएस किसी तरीके से JCPOA एग्रीमेंट वापस से रिवाइव कर ले ईरान के साथ, और जो ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है वो ना करे. तो इजरायली ऑफिशियल सेड ईरान क्विकली इवॉल्विंग न्यूक्लियर प्रोग्राम इज एट द टॉप ऑफ देयर एजेंडा फॉर टॉक्स विद द US प्रेसिडेंट बाइडन. और यही चाहते हैं यहाँ पर इसराइल की जो ईरान न्यूक्लियर डील है वो वापस से रिवाइव हो जाए. अब हम आगे चलते हैं. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तो कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक है, तो उसके बारे में यहाँ पर श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. तो आर्टिकल 37.1 जो है श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है, कि उनको कोई इलनेस हो गई है या किसी और रीज़न की वजह से वो एब्सेंट हैं और अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं या अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो बेसिकली वो यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे. तो यही अभी श्रीलंका में हुआ है, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षा ने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, वो सिर्फ चले गए कंट्री से, तो वो एब्सेंट हैं. तो उनके एब्सेंट होने तक यहाँ पर जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे वो यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं एज प्रेसिडेंट. दिस मीन्स दैट गोटाबाया रिमेन्स प्रेसिडेंट, दैट इज व्हाट आर्टिकल 37.1 अज्यूम्स. तो अगर यहाँ पर वो रिज़ाइन कर देते तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत यहाँ पर नए इलेक्शंस तो नहीं होते एज सच, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो इलेक्ट करती वन ऑफ इट्स मेंबर्स एज प्रेसिडेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म. तो अगर वो यहाँ पर रेजिग्नेशन दे देते तो पार्लियामेंट किसी मेंबर को यहाँ पर इलेक्ट कर देती कि ये यहाँ पर प्रेसिडेंट रहेंगे फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म. दिस इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन अ मंथ ऑफ द वैकेंसी अराइजिंग एंड ऑन ट्यूजडे एक्सपेक्टिंग दैट द प्रेसिडेंट वुड रिजाइन. लेकिन यहाँ पर अभी तक प्रेसिडेंट ने रिजाइन नहीं किया है. अभी जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षा, ये चले गए हैं मालदीव्स. तो मालदीव्स में ये जो श्रीलंका के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डियर मालदीवियन फ्रेंड्स, प्लीज़ अर्ज योर गवर्नमेंट कि वो यहाँ पर क्रिमिनल्स को सेफगार्ड ना करे. व्हेन पार्टीज क्लेम सेम सिंबल, तो एकनाथ शिंदे और यहाँ पर उद्धव ठाकरे दोनों क्लेम कर रहे हैं कि ये जो बो एंड एरो का सिंबल है, शिवसेना का जो सिंबल है, वो दोनों ही क्लेम कर रहे हैं. अब किसको देगी इलेक्शन कमीशन, तो उसके लिए एक ऑर्डर है जो कि हम डिस्कस करेंगे. ऑन मंडे द उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना अप्रोच द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिक्वेस्टिंग इट टू हेयर इट साइड बिफोर डिसाइडिंग क्लेम्स टू द पार्टीज बो एंड एरो सिंबल. अब इसके लिए एक ऑर्डर है, पैरा 15 ऑफ द सिंबल ऑर्डर 1968, जो कि ये कहता है कि जब इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड है कि कौन से राइवल ग्रुप जो है यहाँ पर ओरिजिनल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है. अब ओरिजिनल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी. अब जब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को ये भी लग सकता है कि कोई भी यहाँ पर राइवल ग्रुप जो है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ऐसे में किसी को भी सिंबल ना मिले. तो एंड अदर पर्सन्स एज डिजायर टू बी हर्ड डिसाइड दैट वन सच राइवल सेक्शन ऑफ ग्रुप और नन ऑफ सच राइवल सेक्शन ऑफ ग्रुप इज दैट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एंड द डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल सच राइवल सेक्शंस और ग्रुप्स. तो यहाँ पर जो भी इलेक्शन कमीशन डिसीजन देगी वो बाइंडिंग होगा सारे राइवल सेक्शंस और ग्रुप्स के ऊपर. तो ये जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है ये सिर्फ बेसिकली नेशनल और स्टेट पार्टीज़ के डिस्प्यूट में ये एप्लीकेबल होता है. अगर कोई यहाँ पर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ है तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ये कहती है आप या तो कोर्ट चले जाओ या तो
जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं वो आप इंटरनली सॉल्व कर लो, हम आपके डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो सॉल्व करती है बेसिकली वो यहाँ पर नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ के केस में करती है। नेक्स्ट है जेंडर गैप इंडेक्स एंड इंडियाज़ लो रैंकिंग। तो जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है? तो ये निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। पैरामीटर्स देख लेते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल। हमारी जो रैंक है वो 135 है, लास्ट ईयर 140 थी। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमारी जो रैंक है वो 48 हो गई है। बेसिकली हर जगह हमारी रैंक इंप्रूव हुई है। अब आपको ये लग रहा होगा कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमारी इतनी अच्छी रैंक कैसे है। अगर हम लेजिस्लेचर में भी देखें तो विमेन का तो इतना रिप्रेजेंटेशन है नहीं, विमेन को अभी तक 33% रिप्रेजेंटेशन तो मिला नहीं है पार्लियामेंट में। तो इसीलिए है क्योंकि एक इसका इंडिकेटर होता है कि कितने टाइम तक जो आपकी हेड ऑफ़ द स्टेट रही हैं वो यहाँ पर विमेन रही है। तो अगर आप देखो तो इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर रही थी, जिसकी वजह से हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इतनी अच्छी रैंकिंग है। तो एज सच तो विमेन का पार्टिसिपेशन इतना नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन इस बेसिस पे हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी आप देख सकते हो 135 हमारी रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। बाकी ये 4 पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, 4 डायमेंशंस, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट है व्हाट इंडियाज़ फर्स्ट HPV वैक्सीन। तो ये हम 2 दिन से डिस्कस करें। HPV वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है मार्केट ऑथराइजेशन के लिए। सर्वावैक इसका नाम है। पहली इंडिया की होम ग्रोन क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेप्लोमा वायरस वैक्सीन है, और जो कि विमेन को प्रिवेंट करेगी अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और सर्विकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप है, जिसकी वजह से यहाँ पर विमेन की डेथ्स होती हैं, और लगभग एक साल में 60,000 महिलाओं की जान चली जाती है। हर 8 मिनट में एक महिला की जान जाती है सर्विकल कैंसर की वजह से। 2 वैक्सीन्स को पहले से यहाँ पर ग्लोबली लाइसेंस मिल चुका है। एक यहाँ पर है गार्डासिल जो कि यहाँ पर मर्क ने बनाई है, और दूसरी है सर्वारिक्स जो कि यहाँ पर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने बनाई है। लेकिन ये दोनों वैक्सीन बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन हो सकता है कि ये जो HPV वैक्सीन है ये थोड़ी सस्ती हो, और ये अगर सस्ती होगी तो उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाना चाहिए नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। न्यू IT एक्ट लुक्स टू रेन इन डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर नया IT एक्ट लेकर आया जाएगा, क्योंकि जो अभी IT एक्ट है वो 2000 का है, तो 22 साल हो गए हैं, तो अब नया एक्ट लाने की भी ज़रूरत है। तो रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑफेंसेज इन द ऑनलाइन वर्ल्ड इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं और ऑफलाइन वर्ल्ड में जो ऑफेंसेज है वो पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं, तो जिसके लिए इस बात को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। और अभी जो नया एक्ट लेकर आया जाएगा जिसको यहाँ पर डिजिटल इंडिया एक्ट कहा जा रहा है, इसमें डॉक्सिंग को इंक्लूड किया जाएगा और डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो डॉक्सिंग का क्या मतलब होता है? तो डॉक्सिंग इज एसेंशियली एन अटेम्प्ट बाय अ पर्सन टू पब्लिश प्राइवेट और आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन। तो किसी मलिशियस इंटेंट के साथ किसी इंसान की आप इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर दो, और जिससे उसकी जो इन्फॉर्मेशन हो या उसकी जो यहाँ पर आइडेंटिटी हो वो किसी को पता चल जाए, और वो यहाँ पर वल्नरेबल हो जाए टू सच अटैक्स। फॉर एग्जांपल डॉक्सिंग इज पब्लिशिंग एंड एनालाइजिंग अदर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट किसी मलिशियस इंटेंट के साथ, जिसकी वजह से उस पर्सन की रियल आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील हो जाए और फिर उसको हैरेसमेंट किया जाए, उसका साइबर अटैक्स के लिए वो वल्नरेबल हो जाए, तो उसको ही कहते हैं डॉक्सिंग। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है, मिस इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाएगा इस एक्ट में, कि मिस इन्फॉर्मेशन को एक तरीके का ऑफेंस बनाया जाएगा। अभी मिस इन्फॉर्मेशन से डील करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा एक्ट है नहीं। जो IPC है वो मिस इन्फॉर्मेशन को डील करता है डिफेमेशन के लेंस से देखकर, लेकिन डिफेमेशन और मिस इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में फैलाना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो जिसके लिए मिस इन्फॉर्मेशन भी इस एक्ट में इंक्लूड किया जाएगा, डॉक्सिंग इंक्लूड किया जाएगा, डेलिब्रेट किसी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। अभी करंट जो IT एक्ट है उसके जो ऑफेंसेस हैं वो बेसिकली ऑफलाइन वर्ड से उसके ऑफेंसेस इंक्लूड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी की प्राइवेट पिक्चर्स यहाँ पर पब्लिश की जा रही है बिना उसके कंसेंट के, या कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट यहाँ पर पोस्ट किया जा रहा है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल पोस्ट किया जा रहा है, तो इनके लिए ऑफेंस है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑफेंस की तरह इंक्लूड नहीं की गई हैं, लेकिन बेसिकली अब इंक्लूड की जाएंगी, क्योंकि अब नया एक्ट आएगा जिसका कि नाम होगा डिजिटल इंडिया एक्ट। एक बार हम स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने क्या डिस्कस किया, ये फर्स्ट न्यूज़ तो आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट हो सकती है कि अगर आपको वैक्सीन लगवानी तो आप फ्री में लगवा सकते हो गवर्नमेंट सेंटर में 75 दिनों तक, जुलाई 15 से। फिर यहाँ पर कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखा कि श्रीलंका में इनके प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन नहीं किया है, तो प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन नहीं किया है तो उसके बाद इनके जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं वो बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन इंश्योर क्यों किया जाएगा, क्योंकि कुछ के एग्ज़ाम पहले हो जा रहे हैं, कुछ के एग्ज़ाम बाद में हो जा रहे हैं, तो जिनके पहले हो रहे हैं वो यहाँ पर डिसएडवांटेज पोजीशन में है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सब किया जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मलाइजेशन JEE के मार्क्स में भी जैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ED के डायरेक्टर का टेन्योर एक्सटेंशन किया जा रहा है। तो इससे पहले भी सरकार ने एक बार एक्सटेंशन किया था, तो कोर्ट ने ये कहा था कि आपने 2 से 3 साल का एक्सटेंशन तो कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा मत करना। फिर इसके बाद जो गवर्नमेंट है वो एक
ऑर्डिनेंस लेकर आई और उस ऑर्डिनेंस के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने सेंट्रल विजिलेंस एक्ट को अमेंड कर दिया और खुद को ये पावर दे दी कि जो ईडी के डायरेक्टर का टेन्योर है वो 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर यहाँ पर हमने 1991 का एक्ट डिस्कस किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का जैसा रिलीजियस कैरेक्टर मिला है उसको वैसा ही रखा जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। फिर 1994 की रूलिंग में ये कहा गया था, इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नमाज मॉस्क में ऑफर करना ये इस्लाम की रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पर एक लोकेशन है अल मुक्सेल बीच, ये कहाँ पर है? तो ये ओमान में है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने रो वर्सेस वेड का जजमेंट डिस्कस किया। तो रो वर्सेस वेड में ये कहा गया था कि फीटल वायबिलिटी के पॉइंट तक एबॉर्शन कराया जा सकता है। फीटल वायबिलिटी का वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो फीटस होता है वो वूम के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है उस पॉइंट के बाद। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों के राइट्स आ जाते हैं, फीटस का भी राइट आ जाता है और विमेन का भी राइट आ जाता है। लेकिन इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया। अब इस जजमेंट को क्यों ओवरटर्न किया गया? क्योंकि जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जजेस हैं वो कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, और वो कंजर्वेटिव माइंडसेट के इसीलिए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पर यहाँ पर जजेस को अपॉइंट किया था। तो ये यहाँ पर बताया गया है और ऑथर ने ये बताया गया है कि जैसे हमें ये आइडियोलॉजिकल ट्यूनिंग यूएस में देखने को मिलती है वो इंडिया में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इंडिया में जो जजेस होते हैं वो कॉलेजियम से अपॉइंट होते हैं और एक टर्म के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फॉर लॉन्ग टर्म ऐसी कोई आइडियोलॉजिकल नहीं देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया अ शॉट इन द आर्म, जो कि सर्वावैक वैक्सीन के बारे में है, जो कि यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। किसके लिए? तो सर्वाइकल कैंसर के लिए है। फिर कलर ब्लाइंड इन लंदन, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यूके की सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि यूके में बोरिस जॉनसन ने यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन दिया है और उसके बाद यहाँ पर जो कंटेंडर है फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, एक इंडियन ओरिजिन के हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट हैं, कुछ मुस्लिम हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो यूके है वो मल्टी फेस्टेड आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा है सॉफ्ट पावर की तरह। तो हमें भी वो करने की ज़रूरत है, लेकिन जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा नैरो रिलीजन की तरफ जा रहा है और हिंदुत्व आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी सॉफ्ट पावर है। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो बाइडेन गए हैं, कहाँ पर गए हैं? इजराइल में, और इनका ये कहना है कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है इजराइल के साथ। बाकी यहाँ पर जो ईरान की न्यूक्लियर डील है उसको रिवाइव करने की बात की जाएगी। ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर दोनों पार्टी सेम सिंबल को क्लेम करें तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है डिसाइड कर सकती है कि किसका सिंबल है, और इलेक्शन कमीशन का जो भी यहाँ पर डिसीजन होगा वो दोनों ही पार्टीज़ के ऊपर यहाँ पर बाइंडिंग होगा, जो भी दोनों यहाँ पर राइवल फैक्शंस हैं। जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, इंडिया की रैंक है ये 135। कौन कौन से डायमेंशन है? तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल। न्यू आईटी एक्ट में इंक्लूड किया जाएगा डॉक्सिंग को, इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन को। और डॉक्सिंग क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया कि किसी इंसान की जानबूझकर कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक, कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पब्लिक करना मलिशियस इंटेंट के साथ कि उसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास चली जाए और उसका फिर यहाँ पर हैरेसमेंट हो, इसके अलावा साइबर अटैक्स के लिए वल्नरेबल हो जाए, तो उसको यहाँ पर डॉक्सिंग कहते हैं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।